हेलो अस्सलाम वालेकुम, दिस इज मोहम्मद अबीर। उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। अगेन हमारे पास मार्केट की इस वक्त जो सिचुएशन है, जो यूएस और ईरान के बीच जो जियोपॉलिटिकल इश्यूज़ हैं, इससे रिलेटेड मैंने सोचा थोड़ा सा इसको डिस्कस भी कर लिया जाए और इसका इम्पैक्ट दोबारा हमारी मार्केट पे और इक्विटी मार्केट्स पे, चाहे वो लोकल हो इंटरनेशनल हो, उस पर आता है। एज अ प्रोफेशनल ट्रेडर मेरी क्या स्ट्रेटेजी होती है, मैं बेसिकली क्या कर रहा होता हूँ ऐसे सिनेरियो में, मैंने कहा उसको हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। इन द फ्रंट ऑफ योर स्क्रीन आप देख सकते हैं कि ब्रेंट एक्सटेंड्स रैली एज ट्रम्प री इम्पोजेस ब्लॉकेड अगेन। यूएस ईरान की टेंशन की वजह से जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पे दोबारा ब्लॉकेज जो है वो लगा दी गई, जिसकी वजह से व्हाट्स हैपनिंग के अब शिप्स की पासिंग नहीं होगी तो फिर ऑब्वियसली ऑयल की जो डिमांड एंड सप्लाई है वो डिस्टर्ब होगी, जिसकी वजह से ब्रेंट ऑयल जो कि पाकिस्तान इंपोर्ट करता है या यूएस ऑयल इंपोर्ट करता है, कोई भी नाम अगर आप ले लें, अमेरिकन ऑयल जो हम इंपोर्ट करते हैं तो उसमें हमारे साथ मसला ये आता है कि जब अमेरिकन मार्केट में ब्रेंट ऑयल की या ओवरऑल ऑयल की अगर प्राइसेस बढ़ती है तो हमारे जैसे मुल्क के लिए जो कि डेफिसिट डॉलर डेफिसिट नेशन है, तो उसके लिए काफ़ी ज़्यादा ये नेगेटिव सेंटीमेंट होता है, जिसकी वजह से हमारी इक्विटी मार्केट के अंदर सेलिंग प्रेशर जो है वो हमें नज़र आता है। और ओवरऑल सिर्फ लोकल इक्विटी मार्केट की मैं बात नहीं करूँगा, मैं इंटरनेशनल मार्केट की भी बात करूँगा, क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट में भी सिमिलर ही सिनेरियो है, कोई डिफरेंट सिनेरियो हमें नज़र नहीं आता। सो ब्रेंट ऑयल इंक्रीज होने की वजह से जो लास्ट हमने अभी देखा था कि रिसेंटली इट मेड अ हाई ऑफ अराउंड 118, 119 या 120 यूएस डॉलर की अगर हम बात कर लें, एंड दिस वाज ऑन 4 मई 2026। तो अभी दोबारा उन्हीं लेवल्स को जो है वो अचीव करता हुआ ऑयल नज़र आ रहा है, जो कि $100 इस वक्त इसका करंट टारगेट है अगर ये एस्केलेशन जो है वो कंटिन्यू रहती है। सो ओवरऑल इंटरनेशनल मार्केट में इन सब चीज़ों की वजह से व्हाट हैपेंस के अमेरिका में जो इन्फ्लेशन फियर्स हैं वो बढ़ जाते हैं, जिसकी वजह से अगर अमेरिका में इंटरेस्ट रेट बढ़ाया जाएगा तो इंटरेस्ट रेट बढ़ाने की वजह से वो उनकी इकॉनमी के लिए भी बुरा होगा और ओवरऑल कमोडिटीज़ के लिए, गोल्ड एंड सिल्वर के लिए भी देखा जाए तो वो भी नेगेटिव होता है, बिकॉज अगेन इंटरेस्ट रेट बढ़ता है तो वहाँ पे जो यील्ड्स हैं, बॉन्ड्स हैं, वो रिटर्न ज़्यादा बेहतर देते हैं। इन्फ्लेशन बढ़ने की वजह से इकोनॉमिक हालात में इश्यूज़ होते हैं और इसी वजह से कमोडिटीज़ के अंदर गोल्ड और सिल्वर, मैं और आप या अपने मुल्क की बात कर लें या ओवरऑल ग्लोबली बात कर लें, जिनके पास गोल्ड के रिजर्व्स होते हैं, तो इन ऑर्डर टू फाइट इन्फ्लेशन, इन ऑर्डर टू फाइट दी एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस, हम क्या करते हैं, बहुत सारे लोग अपने गोल्ड और सिल्वर को बेचते हैं, उससे जो पैसा वापस मिलता है उनको बेचने के बाद उसको यूटिलाइज करते हैं अपने अपने ज़ाहिर सी बात है रेगुलर एक्सपेंसेस को मैनेज करने के लिए। तो ये एक चीज़ है जिसकी वजह से हमें गोल्ड और सिल्वर में भी स्लम जो है वो नज़र आता है, बिकॉज अगेन एज ऑयल सर्ज फ्यूज रेट हाइक बेट्स, क्योंकि अगेन अमेरिका में इंटरेस्ट रेट इंक्रीज किया गया तो ये ओवरऑल कमोडिटीज़ के लिए नेगेटिव होता है। अगेन जैसे कि हम देख सकते हैं कि प्रेसिडेंट ट्रम्प हैज़ फॉर्मली नोटिफाइड यूएस कांग्रेस दैट द यूएस इज एट वॉर विद ईरान पर पॉलिटिको, और इसके अंदर डिटेल जो है वो ऑब्वियसली है कि the move gives Trump another 60 days to use the military in the region without congressional approval, अपने कांग्रेस से अप्रूवल लिए बगैर एज अ प्रेसिडेंट ट्रम्प जो है वो इसको कर सकता है। Trump said strikes that began on July 7th represent military action consistent with my responsibility to protect Americans and US interests both at home and abroad। वैसे unnecessary ये chaos है, unnecessary डेवलपमेंट है, कंसिडरिंग कि एक पीस डील साइन की जा रही थी और उसके बाद जाहिर सी बात है अगेन ये डिस्ट्रप्शन जो है वो हमें नज़र आता है, जैसे कि अगेन मिस्टर ट्रम्प इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर ओवरऑल ऑन बोथ साइड्स। ये मैं पॉलिटिकल अपना स्टैंड नहीं दे रहा, बट एज अ प्रोफेशनल ट्रेडर, एज एन इन्वेस्टर इन द मार्केट, चाहे वो लोकल हो इंटरनेशनल हो, ऑब्वियसली दीज काइंड ऑफ थिंग्स डू डिस्टर्ब मूवमेंट इन आइदर इक्विटी मार्केट, और उसमें एज एन इन्वेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू जो है वो फिर मार्केट से थोड़ा सा एहतियात करने की ज़रूरत होती है। ईरान कन्फर्म्स इट हैज़ एंडेड इट्स अटैक ऑन जॉर्डन, अभी थोड़ी देर पहले की न्यूज़ है, विच मीन्स कि अगर अटैक्स डिसेबल कर दिए जाते हैं, अगर अटैक्स बंद कर दिए जाते हैं एंड बिकॉज ऑफ दैट अगर कोई स्टेबिलिटी आती है तो फिर मार्केट और ऑयल की जो डिक्लाइन है, प्राइसेस में डिक्लाइन है, अगर वो दोबारा शुरू हो जाता है, सो दैट विल बी अगेन पॉजिटिव फॉर आवर इकोनॉमी एंड आवर स्टॉक मार्केट एज वेल। एज वी कैन सी ऑन 14 जुलाई जो आज ये बेसिकली वीडियो बन रही है, उसमें अगर हम इंडेक्स की भी मूवमेंट अगर हम देख लें कि इंडेक्स इस वक्त किस रीजन में मौजूद है, तो हम देख सकते हैं कि KC 100 इंडेक्स इज अगेन नाउ लेवल एट अराउंड के 173,000 मार्क, जहां से इसने अभी अपनी मूवमेंट रिकवर करी थी। इट मेड अ हाई ऑफ अराउंड 180,000 मार्क के अगेन जो है वो इसने अचीव किया था, इंडेक्स पॉइंट्स अपने अचीव किए थे। एंड देन अगेन ऑब्वियसली एज इन माई कम्युनिटी आई हैव बीन अपडेटिंग द क्लाइंट्स कि हमने 191,000 पे जाके जब करीब करीब इस रेजिस्टेंस रेंज में जब हमारी मार्केट दाखिल हो गई थी, सो व्हाट वी डिड एज अ कम्युनिटी कि हमने इसके अंदर प्रॉफिट टेकिंग कर ली थी। मेजॉरिटी स्टॉक्स जिन्होंने अपने 15-20% अपने टारगेट अचीव कर लिए थे, तो उसमें से हमने कैपिटल जो है वो अपना निकाल लिया था
और मार्केट की डिक्लाइन का ऑब्वियसली करेक्शन का वेट बेसिकली किया जाता है. सो राइट नाउ इट इज स्टैंडिंग ऑन द एज. अगेन 20 डेज 50 डेज के मूविंग एवरेजेस हैं. सो आप देख सकते हैं 20 डेज 50 डेज के मूविंग एवरेज यहाँ पे लगे हुए हैं, और आज मार्केट ने जो क्लोजिंग है वो 20 डेज 50 डेज के नीचे दी है ऑन डेली टाइम फ्रेम. नाउ वील हैव टू वेट एंड सी बिकॉज वी हैव 3 डेज लेफ्ट, वेडनेसडे, थर्सडे एंड फ्राइडे, कि मजीद मार्केट अगर अपने आप को डिस्काउंट करती है तो इस रेजिस्टेंस रेंज को अगर हम देखें जो इसने अभी अचीव करी है दोबारा 180,000 मार्क की जो इसने रेजिस्टेंस अचीव करी है, वो इसको दोबारा रीटेस्ट करने जो है वो मार्केट फिलहाल तो नहीं जाएगी, लेकिन नीचे आने के खदशा ज़्यादा है. और इसने आज के दिन 175,352 का जो इसने लेवल है तकरीबन इसने वो रेजिस्टेंस रेंज जो सपोर्ट रेंज है उसको इसने आज अचीव किया. लेकिन अब कंसिडरिंग अगेन कि अगर ये जियोपॉलिटिकल इश्यूज मजीद रहते हैं, सो जो स्टार्टिंग रेंज हमारे पास यहाँ पे नज़र आती है, लेट मी हाईलाइट दिस सपोर्ट रेंज एज वेल. तो ये हमारे पास है अराउंड 161 से लेके 175,000 की यही रेंज है जो कि इसकी सपोर्ट रेंज है, विच मीन्स के गोइंग इनटू द रिमेनिंग डेज ऑफ द वीक, वेडनेसडे, थर्सडे एंड फ्राइडे, टिल फ्राइडे, अगर तो ये एस्केलेशन रहती है, एस्केलेशन कंटिन्यू रहती है, सो वी माइट सी इंडेक्स अराउंड बिलो 170,000 मार्क्स, विच इन केस अगर हम प्रीवियस सिनेरियोज में देखें तो इट हैज़ बीन अ बाइंग अपॉर्चुनिटी इन द मार्केट, विच मीन्स के जब अगेन कोई स्टेबिलिटी अनाउंस होती है, कोई पीस डील दोबारा अनाउंस होती है, these firing stops on both side, if the Strait of Hormuz again opens up, तो फिर हमारी मार्केट के अंदर जो इन्वेस्टर्स इस रेंज में जाहिर सी बात है एक्यूमुलेशन करेंगे, कहाँ करनी है, कैसे करनी है, ऑब्वियसली इफ़ यू हैव फंडामेंटल टेक्निकल नॉलेज तो वो आपके लिए बहुत बेहतरीन एक टूल साबित होगा. बिकॉज अगेन जिसके पास फंडामेंटल टेक्निकल नॉलेज होती है, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट को पता होता है कि फंडामेंटली किस कंपनी के अंदर काम करना है, एंड सेकंड टेक्निकली जो है वो उसको किस रेंज पे बाय करना है. तो अगेन एज अ प्रोफेशनल ट्रेडर, एज एन इक्विटी कंसल्टेंट, मेरी कम्युनिटी को टाइमली ये सारी चीज़ें मिल जाती हैं. आप जिस कम्युनिटी में हो, आई होप आपको उस कम्युनिटी में ये सारी चीज़ें टाइमली मिल जाएं. बिकॉज एज एन इक्विटी कंसल्टेंट, एज अ चीफ इन्वेस्टमेंट ऑफिसर, एज अ प्रोफेशनल ट्रेडर, एज एन एसेट फंड मैनेजर, दिस इज़ व्हाट आई डू ऑन डेली बेसिस, चाहे वो लोकल मार्केट हो, चाहे वो इंटरनेशनल मार्केट हो. वी नीड टू मॉनिटर न्यूज़ को मॉनिटर करने के बाद ऑब्वियसली जो एज अ प्रोफेशनल ट्रेडर जब मार्केट डिस्काउंट होती है तो वही बाइंग टाइम होता है, और जब मार्केट अपने हाइस्ट पे होती है तो वहाँ पे प्रॉफिट टेकिंग बेसिकली करनी चाहिए. सो राइट नाउ अगेन मैं आपको बहुत छोटी सी हिंट दे दूँ कि वेयर वी एज अ कम्युनिटी, आई पर्सनली माई सेल्फ विल बी इन्वेस्टिंग फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट द रिफाइनरी सेक्टर. वाई? बिकॉज पिछले जो अभी 14 क्वार्टर रिफाइनरीज ने क्लोज करना है, एनुअल क्लोज करना है, तो उसमें ऑब्वियसली फोर्थ क्वार्टर के अंदर जो रिफाइनरी के रिजल्ट्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव होंगे. अपग्रेडेशन पॉलिसी है, प्लांट्स को अपग्रेड करने का जो है अप्रूवल है वो सेनेट में जा चुका है, वो अप्रूव होकर आएगा, इन्वेस्टमेंट आएगी, एंड बहुत सारे जो लोन्स हैं उनको इन्वेस्टमेंट में कन्वर्ट किया जा रहा है, जो रिफाइनरी के लिए काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव है, बिकॉज रिफाइनरी सेक्टर नीड्स फॉरेन इन्वेस्टमेंट. तो रिफाइनरी सेक्टर इज राइट नाउ माई प्राइम टारगेट, बिकॉज फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट अगेन जैसे कि मैंने कहा फंडामेंटली इनके चौथे क्वार्टर के रिजल्ट्स अच्छे आएंगे, बिकॉज पेट्रोल प्राइसेज और हाई स्पीड डीजल की प्राइसेज जो है वो इंक्रीज हमारे पास होती हुई नजर आई थी. देन ऑब्वियसली स्टेबिलिटी आती है. तो शरिया कंप्लाइंट सेक्टर की अगर हम बात कर लें, सो द नेक्स्ट सेक्टर इज फॉर मी इज केमिकल सेक्टर, एंड देन वी हैव थर्ड सेक्टर एंड वी हैव फोर्थ सेक्टर. उसके जो भी रीजंस हैं वो मेरी कम्युनिटी को पता होते हैं. अगर आप मुझसे जुड़ते हैं, इफ़ यू हायर मी एज एन इक्विटी कंसल्टेंट, अगर आप मेरे साथ काम करेंगे तो ऑब्वियसली जो फंडामेंटल और टेक्निकल नॉलेज है एज एन इक्विटी रिसर्च एनालिस्ट, वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो मैं अपने क्लाइंट्स को बेसिकली प्रोवाइड करूँ. कम्युनिटी को जो है वो सारी चीज़ें मिल जाती हैं. किन सेक्टर्स में मैं काम नहीं करूँगा इन्फ्लेशन की वजह से, दैट इज़ फूड सेक्टर. इट इज़ अ सेक्टर जो कि इन्फ्लेशन की वजह से काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब रहता है. देन वी हैव एक्सपोर्ट ओरिएंटेड सेक्टर्स जो कि अभी अगेन ऑयल प्राइसेस इंक्रीज रहेंगी मार्केट में, तो टेक्सटाइल सेक्टर हो गया, एक्सपोर्ट ओरिएंटेड जितने सेक्टर्स हो गए वो अभी प्रेशर में रहेंगे. अगेन सीमेंट सेक्टर जो है इट इज़ नॉट ऑन द वर्ड्स ऑफ मेकिंग न्यू हाइज. उसका रीज़न ये एक ज़ाहिर सी बात है, बॉर्डर क्रॉसिंग अफगानिस्तान जो है वो हमारे पास अभी ट्रेड क्लोज हुआ है. देन ऑब्वियसली देयर आर फर्दर रीजंस एज वेल. तो बहुत सारे सेक्टर्स ऐसे हैं जिनके अंदर काम किया जा सकता है, बहुत सारे सेक्टर्स ऐसे हैं जिनके अंदर अभी इन सब चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए काम बेसिकली नहीं किया जाता है. अगेन मैंने काफ़ी दफ़ा 1 मंथ चेंज स्ट्रैटेजी, 1 वीक चेंज स्ट्रैटेजी एज अ टेक्निकल ट्रेड अगर आपको लेना है, एज अ प्रोफेशनल ट्रेड अगर आपको लेना है, 1 वीक चेंज, 1 मंथ चेंज से बेहतरीन कोई स्ट्रैटेजी नहीं है. अगर आपका अकाउंट किसी ऐसे ब्रोकेज में है जिसमें इस तरीके से रिसर्च पोर्टल आपके पास अवेलेबल है,
तो आप बेसिकली कर ही सकते हैं कि आप उस रिसर्च पोर्टल को एक्सेस करके 1 मंथ चेंज 1 वीक चेंज के ऊपर आप ये देखें कि कौन सा स्टॉक है जो कि 15 to 20% की ओवरसोल्ड -15 to 20% की रीजन में लाई करे। अगर फंडामेंटली अच्छा है तो उसके अंदर आप इन्वेस्ट करके बैठ जाएं। फंडामेंटली अच्छा नहीं है तो टेक्निकल में अगर कोई स्टॉक 15 से 20% गिरा हुआ भी है, 25% 30% भी गिरा हुआ है, वो आपको रिटर्न नहीं देगा। तो इसके पीछे भी बहुत सारी स्ट्रैटेजीज हैं। जुलाई के मंथ में कौन कौन से स्टॉक्स ऐसे हैं जिनके अंदर फंडामेंटल टेक्निकल बेसिस इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। बहुत सारे स्टॉक्स ऐसे हैं जिनके अंदर हम ट्रेड करके रिटर्न बना चुके हैं। 191,000 इंडेक्स पॉइंट्स पे हम अपने उन शेयर्स को बेसिकली जो है वो बेच चुके हैं। तो ये बहुत सारी चीज़ें अगेन ऐसे सिनेरियो में द मेन थिंग इज न्यूज़ को मॉनिटर करना ज़रूरी होता है। मार्केट में जब तक स्टेबिलिटी नहीं है, जियोपॉलिटिकल स्टेबिलिटी जब तक नहीं आएगी, मार्केट में आप एक्यूमुलेशन करके ज़रूर बैठें। मार्केट से फॉरेन रिटर्न, किसी भी ट्रेड से फॉरेन रिटर्न जो है वो आपको बेसिकली नहीं मिलेगा। तो इस वीडियो को बनाने का मेन मकसद ये है कि अगेन जियोपॉलिटिकल नॉइस होती है तो उसका इम्पैक्ट इक्विटी मार्केट पर आता है। जियोपॉलिटिकल नॉइस नहीं होती तो अभी हमने देखा है कि इंडेक्स हमारा जो है वो काफ़ी हद तक जो है इसने, अगर मैं टाइम फ्रेम यहाँ पे बेसिकली मैं मेंशन कर दूं, लेट मी रिमूव दिस फर्स्ट। अगर मैं यहाँ पे टाइम फ्रेम जो है वो मेंशन करूँ कि किस टाइम फ्रेम से अगर हम देखें स्टेबिलिटी हमारे पास किक इन हुई थी, तो मई के मंथ में जब हमारे पास ये अनाउंस हुआ था कि पीस डील साइन हो गई है, तो वहाँ से इंडेक्स ने विच वॉज ट्रेडिंग एट अराउंड 160 इसी रेंज में ट्रेड करा था, देन इट मेड अ हाई ऑफ अराउंड 190 और इसने दोबारा अपनी उसी रेजिस्टेंस रेंज को जो है वो रीटेस्ट किया जहाँ पे जो इसने अपना ऑल टाइम हाई बेसिकली बनाया था। तो अगेन जियोपॉलिटिकल नॉइज सबसाइड करती है तो इसी मार्केट की डिप पे कौन कौन से स्टॉक्स अच्छे हैं जिनके अंदर एक्यूमुलेशन की जा सकती है। ऑब्वियसली मी एंड माई कम्युनिटी नोज, क्योंकि उनको रिसर्च ये सारी चीज़ें प्रोवाइड की जाती हैं। इफ़ यू वांट दैट रिसर्च तो ऑब्वियसली व्हाट यू कैन डू इज जॉइन माई कम्युनिटी एज वेल। मेन चीज़ क्या है, अगेन जैसे कि मैंने कहा कि द मेन थिंग इज सबसे पहले शरिया कंप्लाइंट कंपनीज होनी चाहिए। ऐसे सिनेरियो में, ऐसे मार्केट के डिप में द मेन फोकस शुड बी टू इन्वेस्ट फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट। अगर आपके पास कैश अवेलेबल है, कैपिटल अवेलेबल है, the first sector that you need, the first index that you need to focus on is KMI 30, टॉप शरिया कंप्लाइंट 30 कंपनीज के अंदर सबसे पहले इन्वेस्टमेंट करें, क्योंकि मार्केट को उठाने में या ऑब्वियसली नीचे लाने में, गिराने में सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट जो होता है बिकॉज ऑफ द मार्केट कैपिटलाइजेशन वो KMI 30 इंडेक्स के स्टॉक्स का होता है, जो टॉप शरिया कंप्लाइंट स्टॉक्स हैं। तो इसमें ऑब्वियसली अगर हम 1 वीक चेंज की बात कर लें तो आप देख सकते हैं कि 1 वीक चेंज में वीकली बेसिस पे अभी ही, बिकॉज 10% का हमारा सर्किट ब्रेकर है, याद रखिएगा, तो काफ़ी सारे स्टॉक्स हैं जो कि -5 से -10% की रेंज में जाते हुए हमें नजर आ रहे हैं। बट याद रखें, जब तक जियोपॉलिटिकल सिचुएशन सबसाइड नहीं करती, इन्वेस्टमेंट जब भी होती है वो मंथली बेसिस पे जब स्टॉक डिस्काउंट होता है तो वहाँ भी की जाती है। अगर मैं आपको प्राइम एग्जांपल दूं, लेट सपोज अभी राइट नाउ आई हैव टेकन एन एंट्री, मैंने एंट्री ली है, एक्यूमुलेशन स्टार्ट की है, अभी भरपूर इसके अंदर मैंने फुल फ्लैश एंट्री नहीं ली। सो द स्टॉक इज SNGP। वाई? बिकॉज अगेन हमारे पास एक पोटेंशियल डेवलपमेंट है कि ईरान के साथ जो है वो गैस के ऊपर जो पाइपलाइन डील है वो हालात नॉर्मल होते हैं, हालात सही होते हैं तो आगे जाके वो फाइनलाइज हो सकती है, जिसकी वजह से अगेन गैस सेक्टर जो है वो काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव सिनेरियो जो है वो डेवलप करेगा। अब अगेन एज अ प्रोफेशनल ट्रेडर व्हाट इज माय स्ट्रेटजी राइट नाउ, राइट हियर अगेन इसने जो बॉटम बनाया था, सबसे लोएस्ट इसका बॉटम जो यहाँ पे बना हुआ था SNGP का, लेट मी हाईलाइट 85 रुपीज़ का, इट मेड अ हाई ऑफ अराउंड 128 रुपीज़। याद रखें ये वही लेवल हैं जहां से स्टॉक और ओवरऑल मार्केट नीचे आई थी। एंड उसके बाद ट्रेंड बेस्ड फिबोनाची एक्सटेंशन, बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनको इस नाम से जो है वो अंदाज़ा नहीं हो रहा होगा कि ये बेसिकली इंडिकेटर क्या काम करता है। बहुत सारे लोगों को ट्रेंड बेस्ड फिबोनाची एक्सटेंशन के हवाले से नॉलेज होगी, मेरी कम्युनिटी को नॉलेज है, ऑब्वियसली वो ये वीडियो देख रहे होंगे तो उनको ये सारी चीज़ें समझ में आ रही होंगी। तो यहाँ से अगर मैं SNGP के अंदर लेट सपोज कि मैंने एक्यूमुलेशन स्टार्ट कर दी है एंड इफ इट डज स्टेज अराउंड अबव 100 रुपीज़ मार्क, तो 102, 103, 104 पे मैं एक्यूमुलेट करके स्टॉक को जो है वो, अगर यहाँ से मार्केट बेहतर होती है, जियोपॉलिटिकल नॉइज सबसाइड होती है, सो आई कैन इन रिटर्न जब ये स्टॉक अपनी मूवमेंट यहाँ से कंसोलिडेशन फेज में आने के बाद और पीस डील दोबारा अनाउंस हो जाती है, जियोपॉलिटिकल नॉइज सबसाइड हो जाती है, सो व्हाट इट विल डू, इट विल डेफिनेटली गो अप एंड व्हाट आई विल डू कि यहाँ पे एक्यूमुलेट करने के बाद आई विल सेल इट अराउंड 23 to 38% इट्स रिकवरी। तो इस तरीके से टेक्निकल ट्रेड्स जो है वो लिए जाते हैं एज अ प्रोफेशनल ट्रेडर, एज एन इक्विटी कंसल्टेंट, एज अ टेक्निकल एनालिस्ट, जो लोग मुझे जानते हैं काफ़ी टाइम से। दिस इज हाउ यू कैन बेनिफिट फ्रॉम आइदर मार्केट डिस्काउंट
बिकॉज ऑफ जियोपॉलिटिकल नॉइज या ओवरऑल मार्केट के अंदर करेक्शन होती है, तो इस तरीके से आप फायदा उठा सकते हैं। बट स्टेप बाय स्टेप सबसे पहला काम ये होता है कि शरिया कंप्लायंट कंपनी होनी चाहिए, फंडामेंटली स्टेबल कंपनी होनी चाहिए, और टेक्निकली जो है वो ऑब्वियसली उसके अंदर एक अच्छी रेंज पे अगर आप उसको एक्यूमुलेट करके बैठ जाए, तो वहां से जब वो स्टॉक ओवरऑल इंडेक्स के साथ रिकवर करता है तो आपको प्रॉफिट बेसिकली देके जाता है। सो दिस इज हाउ एवरीथिंग वर्क्स। लेट मी नो इफ यू हैव एनी क्वेरीज और क्वेश्चंस। फर्दरमोर आप कमेंट बॉक्स में अपने क्वेश्चंस वगैरह, क्वेरीज वगैरह डाल सकते हैं। This is how a professional trader deals with equity market in when there is geopolitical noise, when there is huge correction in the market, and when the market reaches its potential, तो वहाँ पे किस तरीके से ये सारी चीज़ें की जाती हैं। This is how I deal the markets, चाहे वो local market हो, चाहे वो equity market हो। Until next time, this is Mohammed Abid signing off. Take care. Allah Hafiz.